हेलो दोस्तों, तो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है। चैप्टर का नेम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं। आपको जैसा कि पता है कि अभी हम लोग जो है ना केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो रासायनिक संयोग होता है वो कैसे होता है उसी को पढ़ रहे हैं, हम मतलब समझ रहे हैं। तो 3 लॉ हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, 4th देखते हैं। ये कौन दिए थे, पहले नेम देखते हैं। यहाँ पर नेम क्या लिखा गया है? लिखा गया है व्युत्क्रम, या फिर देख रहे हैं ना ये तुल्य अनुपात का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। हाँ, तो ये किनके द्वारा दिया गया? सबसे पहले तो 17, यहाँ देखिए 1792 में ये दिया गया। किनके द्वारा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देख रहे हैं ना, जेबी रिक्टर या फिर रीचर। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, इनके द्वारा दिया गया। अब ये कहता क्या है? ये जो है ना, ये क्या कहता है? ये जो लॉ है ये क्या कहता है? हाँ, तो चलिए देखते हैं। ये जो नियम है ना, इसे क्या बोलता है? चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जब 2 एलिमेंट, यहाँ पर देखिए, पृथक पृथक, इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग किसी तीसरे एलिमेंट, है ना, थर्ड वाले एलिमेंट से अगर ये कॉम्बिनेशन करते हैं, सुनिए ध्यान से, 2 एलिमेंट, आप 2 एलिमेंट सोच सकते हैं। आप सल्फर को ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए, और जो तीसरा इसमें एलिमेंट बोल रहा है उसको आप हाइड्रोजन सोच लीजिए, है ना। बोल रहा है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या है कि 2 एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट्स बोला है जो कि पृथक पृथक मतलब अलग अलग, ये दोनों अलग अलग, ठीक है, हैं। अगला बोला है किसी तीसरे थर्ड वाले एलिमेंट से ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन बनाते हैं मतलब वही केमिकल रिएक्शन वहां पर होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? तो यहां से निकलता क्या है? पहले तो इस सिचुएशन को पहले आप समझ लीजिए कि इसमें बोल क्या रह गया है कि 2 एलिमेंट्स हैं, वो अलग अलग हैं, एंड जो थर्ड वाला एलिमेंट है उससे वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम 3 एलिमेंट्स ले लेना। 3 एलिमेंट्स में मेरा मतलब है कि 2 एलिमेंट्स जो है ना वो अलग अलग हैं, और 2 एलिमेंट्स को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सल्फर ले लेते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एस लगा दें। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दें। हाँ, ऑक्सीजन लगा दें। ये दोनों क्या है, सुन रहे हैं ना, ये दोनों क्या है? दोनों एलिमेंट्स हैं, एंड ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ ठीक है, अलग अलग है। ये किससे कॉम्बिनेशन किससे बनाते हैं, संयोग किससे करते हैं? अरे जैसे C+O2 लिखते हैं ना, ये यहाँ देखिए, C किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ। वही उसका मतलब है, वही तो उसमें बोल रहा है कि जो 2 एलिमेंट्स आप जो लेंगे ना, कुछ भी लीजिए, बस आपको समझाने से भी मतलब है। ठीक है, कि 2 हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिए हैं, जैसे वो सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाँ, तो ये दोनों एलिमेंट्स किससे कॉम्बिनेशन बनाते हैं? हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हाइड्रोजन से, सॉरी, मतलब हम खुद से ले रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हाइड्रोजन से। ठीक है, क्या आप इतना बात को समझे? इसका मतलब समझे ना, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? 2 तत्व है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, 2 एलिमेंट, दो यहाँ पर तत्व है ना, मतलब ये सल्फर और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? दोनों एलिमेंट्स है। ये भी एलिमेंट्स है, पर ये तीसरा एलिमेंट है। इसमें खुद बोला है ना, एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 एलिमेंट्स पृथक पृथक। ठीक है, 2 एलिमेंट यहाँ पर लिए हैं, जैसे ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, तो ये 2 तत्व हो गया। 2 एलिमेंट्स बोला है ना, हाँ 2 तत्व ले लिए। उसके बाद बोला है थर्ड वाले एलिमेंट से कॉम्बिनेशन बनाता है। तो थर्ड वाला एलिमेंट्स कौन सा है? हाइड्रोजन है, इससे कॉम्बिनेशन बनाता है। सल्फर क्या करता है? हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन बनाता है, मतलब जैसे कार्बन ऑक्सीजन से बनाता है ना। हाँ, और हमें क्या मिलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी टाइप से ये जो सल्फर है ये हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, और उसी टाइप से ये जो ऑक्सीजन है ये भी क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। हाइड्रोजन ये क्या है? ये क्या है? थर्ड वाला एलिमेंट है। थर्ड वाला एलिमेंट, उसमें 3 बोला ही है कि जो 2 है उसको दो, ये 2 एलिमेंट हो गया जो कि अलग अलग है ना, पृथक पृथक बोला है। और ये जो हाइड्रोजन है ना, जिसको मतलब खुद से लिए हैं, ये क्या है? थर्ड वाला एलिमेंट है। तो तीसरा तत्व लिख देते हैं। ठीक है, अब बताइए, अगर ये जो सल्फर है ये अगर हाइड्रोजन से अगर कॉम्बिनेशन बनाता है तो हमें क्या मिलेगा? H2S। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये अगर हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो हमें क्या मिलेगा? H2O। क्या आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं?
कि H2O, ये H2O नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं ना? जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन बनाया तो हमें H2O मिला। समझिए बात को, पहले कहना क्या चाहता है। और जब सल्फर हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन बनाया तो क्या हमें मिला? H2S। ठीक है, बाकी इसमें आगे और क्या बोला है? दो तत्व पृथक पृथक एंड किसी थर्ड एलिमेंट से ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, थर्ड वाले एलिमेंट से कॉम्बिनेशन है ना करते हैं। आगे बोला है कि थर्ड एलिमेंट का जो मास होगा वो जो है ना निश्चित होता है। जो थर्ड वाला एलिमेंट, समझ रहे हैं थर्ड वाला एलिमेंट कौन है? यही तो है हाइड्रोजन। यहाँ पर हम हाइड्रोजन बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही लिए हैं। तो थर्ड वाला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। तो वही तो बोल रहा है ना कि जो थर्ड वाला एलिमेंट है ना उसका मास जो होगा ना, उसका द्रव्यमान वो फिक्स होता है, वो निश्चित होता है। अब वो कैसे होता है तो हम समझ लेंगे, हाँ इसका मास निकालेंगे वो समझ लेंगे। ठीक है, फिक्स होता है। आगे क्या बोला है? एंड बाकी जो दोनों एलिमेंट देख रहे हैं ना, बाकी जो दोनों एलिमेंट वो क्या होते हैं? सरल गुणित अनुपात में होते हैं, है ना, सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं, सरल गुणित अनुपात में होते हैं। सुन रहे हैं ना? 3 एलिमेंट्स, सुनिए फिर से सुनिए। 3 एलिमेंट्स के लिए बोला है, जिसमें पहले बोला है कि 2 जो एलिमेंट्स होंगे वो जो है ना पृथक, मतलब अलग अलग होंगे। तो हम क्या किए, ये सल्फर ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए। बोला है कि ये जो दोनों एलिमेंट्स है ना ये किसी तीसरे एलिमेंट, तो तीसरे एलिमेंट हम यहाँ पर ले लिए, तीसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, संयोग करता है। तो ये जो सल्फर है ये हाइड्रोजन से संयोग किया, H2S बनाया। फिर यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये D नहीं समझिएगा वो, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन किससे? फिर से ये हाइड्रोजन से बनाया, तो ये क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। अरे इसमें जैसा बोला है कि वो दोनों तीसरे तत्वों से, देखिए ना तीसरे तत्वों से संयोग करता है, बोला है ना। जो थर्ड वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है इससे क्या करता है? ये कॉम्बिनेशन बनाता है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे। और ठीक इसी टाइप से अगर आप इसको देखेंगे तो ये अगर सल्फर अगर इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अगर कॉम्बिनेशन बनाएगा तो आपको क्या मिलेगा? SO2। ठीक है, हाँ तो ठीक है, ये तो मिल गया। अब हम चेक कैसे करें? तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? H2S एंड H2O निकालिए, दोनों का मास। आप देखते रहिए, ठीक है। H2S उठाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा? H2S का जब निकाले हैं तो क्या हमें मिला? यहाँ पर अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है ना वो 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 अनुपात। ये 32 कहाँ से आया? इसका देखिए यहाँ पर सल्फर लिखा गया है, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास? 32। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, रेशियो यहाँ पर 32 हो जाएगा। समझ गए ना बात को? इसमें क्या है, ये तो निकालने वाला है। अगर इसी टाइप से अगर देखेंगे तो सुनिए अभी, ये जो सल्फर है ना हाइड्रोजन से क्या करता है? कॉम्बिनेशन बनाता है। सुनिएगा बात को, सल्फर जो है ना, ये सल्फर जो है ना हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, संयोग करता है, तो H2S हमें मिला। अब H2S का हम यहाँ पर क्या निकाल लिए? मास निकाल लिए। ठीक है, इसी टाइप से जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से क्या करता है? कॉम्बिनेशन बनाता है, तो हमें H2O मिला। अब H2O का निकालेंगे मास। H2O का निकालिए, H2 लिखा गया, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ देखिए यहाँ पर 1/2। ठीक है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16, मतलब 16 होगा। यहाँ देखिए 16, देखिए 2:1 आ गया, सॉरी 2:16 आ गया। ये निकाल सकते हैं ना, उसमें जैसा बोला है कि हाँ 2 एलिमेंट्स हैं ना, ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स जो है ना अलग अलग हैं। हाँ ठीक है, अलग अलग है। ये दोनों क्या करते हैं? एक थर्ड वाले एलिमेंट्स हम हाइड्रोजन लिए हैं, इससे क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सल्फर जो है ना वो हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन बनाया, और जो ये ऑक्सीजन है ये भी हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन बनाया। तो बनाने के बाद कुछ तो हमें मिलेगा, है ना। केमिकल रिएक्शन हुआ है तो मिलेगा नहीं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है, C और कार्बन जब ऑक्सीजन से जब यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ पर जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिला? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिला कि नहीं? बॉडी के अंदर हमारे कार्बन है और ऑक्सीजन बाहर से अगर अंदर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर गया तो वहाँ पर क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, तो कुछ तो बाहर आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। और तो वही तो बात है यहाँ पर भी जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन बनाता है तो H2O तो मिलना होगा। सॉरी, यहाँ पर जो हमें मिला वो H2O मिला। अब इसमें अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे बताइएगा, ठीक है, ऐसे हम बता देंगे। ठीक है ना, ये बात समझ गए ना। अब उसमें बोला क्या है, ये सिचुएशन के बाद क्या बोला है? ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या बोला है वो
बोला है कि जो थर्ड वाला एलिमेंट है ना उसका मास क्या होगा, उसका मास फिक्स होगा। थर्ड वाला एलिमेंट इसमें देख कर बताइए तो कौन है थर्ड वाला एलिमेंट? हाइड्रोजन है, यही तो है ना थर्ड वाला एलिमेंट, इसीलिए तो यहाँ पर लिख दिया है हाइड्रोजन है थर्ड वाला एलिमेंट। इसका मास जो होगा वो फिक्स होगा। तो इसका मास फिक्स होने के लिए क्या करना होगा हमें? अरे इसका निकालिए, इसका निकालिए, तो देख लीजिए। उसके बाद इसमें यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन का जो मास है, क्या यहाँ पर भी उतना ही हाइड्रोजन का मास है? मतलब वो खुद ही बोला है ना कि कॉम्बिनेशन बनाता है, तो ये हमें मिला। और ऑक्सीजन जब इससे कॉम्बिनेशन बनाया तो ये वाला मिला। अब इन दोनों में सुन रहे हैं ना, इन दोनों में जो ये दोनों मिला है ना, एक ये और ये दोनों में क्या होगा, हाइड्रोजन का जो मास होगा वो फिक्स होगा। तो निकालना तो पड़ेगा ना, या फिर ऐसे ही पता चल गया? देख कर तो बता ही सकते हैं कि हाँ दोनों में दिख रहा है सेम, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर H2 लिखा गया, H2 यहाँ पर भी है, लेकिन ये बातें अलग है। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल कर बताते हैं। यहाँ पर देखिए निकाले है ना H2S, इसमें तो निकाले हैं तो क्या आया है, यहाँ देखिए 2:32 आया है। ठीक, यहाँ पर देखिए तो अब H2 ये वाला, अभी ये वाला उठाएं, दोनों में ही ना देखना है, तो दोनों का निकालना पड़ेगा, तो निकाल रहे हैं ना। H2O मैंने अब निकाले कि तो इसका कितना आया, 2:16 आ गया। अब क्या बोला है वो कि जो तीसरा वाला जो एलिमेंट है ना उसका जो मास होगा वो फिक्स होगा। तो बताइए इसमें तीसरा वाला एलिमेंट कौन है? अरे इन दोनों में तीसरा वाला एलिमेंट कौन है? तीसरा वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अरे यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन बनाया तो इसमें तीसरा वाला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन ही ना है। हाइड्रोजन के साथ बना रहा है तो हाइड्रोजन यही ना है। हाँ, तो तीसरा वाला एलिमेंट यही ना हुआ। और इसमें तीसरा वाला एलिमेंट कौन है? ये H2O में तीसरा वाला एलिमेंट क्या है? ये वाला है। बाकी तो ऑक्सीजन तो इसके साथ बना ही रहा है ना, वही तो बोला है। तो तीसरा वाला एलिमेंट ये वाला है। तो बोला है कि इसका जो मास होगा ना इन दोनों में फिक्स होगा, मतलब दोनों में सेम होगा, है ना। जितना इसमें होगा H2S में उतना ही H2O में होगा। तो H2 यहाँ पर देखेंगे तो दो इसी का ना है, बाकी ये सल्फर S लिखा गया है ना, इसका ना यहाँ देखिए 32 इसका ना है। उसी टाइप से इसमें अगर देखेंगे तो ये जो H2 लिखा गया है यहाँ पर इसका 2 है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ पर देखिए तो 16 है ना। तो हमें किसके लिए वो बोल रहा है कि थर्ड वाला एलिमेंट जो होगा ना उसका मास फिक्स होगा। तो थर्ड वाला एलिमेंट यही ना है, थर्ड वाले एलिमेंट का मास 2 ही ना आया है, हाइड्रोजन का 2 ही ना आया है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो दोनों में फिक्स हो गया ना। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। ठीक है, बताइएगा ऐसे नहीं समझे हैं तो। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो कम से कम अब ये क्लियर कर लीजिए। उसके बाद क्या बोला है, पहले में बोला है कि जो तीसरा वाला एलिमेंट है उसका मास फिक्स होगा। तीसरा वाला एलिमेंट हमें हाइड्रोजन दिखा, हाँ हाइड्रोजन दिखा, ये तो लिए थे, तो हाइड्रोजन का मास फिक्स होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का मास इसमें कितना आया है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का मास 2 आया है। और यहाँ पर देखिए इसमें देखिए H2O में, इसमें हाइड्रोजन का मास इसमें भी 2 ही आया है। तो 2 और 2 ये तो दोनों सेम है ना, तो यही तो कर रहे हैं फिक्स होता है। और उसके अलावा क्या बोला है, एंड बाकी जो दोनों एलिमेंट होंगे, बाकी दोनों एलिमेंट कौन, किसका बात हो रहा है? बाकी दोनों एलिमेंट ये सल्फर और ऑक्सीजन। अरे 2 एलिमेंट बोला है, बाकी 2 एलिमेंट। जब हाइड्रोजन खत्म हो गया, हाइड्रोजन के बारे में हो गया, हाइड्रोजन के बारे में पहले ही ये बोल दिया है कि थर्ड वाले एलिमेंट का मास जो है ना वो फिक्स होगा। तो थर्ड वाले एलिमेंट का मास तो फिक्स हो गया ना। तो अब आगे क्या बोला है, जो बाकी जो दोनों एलिमेंट है, तो बाकी ये दोनों एलिमेंट क्या है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। मतलब अब यहाँ पर भी समझ सकते हैं बाकी जो 2 एलिमेंट हैं इसमें कौन सा बचा है, हाइड्रोजन तो निकाल ही लिया, हाइड्रोजन का तो पहले ही बोल दिया है, बचा कौन, सल्फर बचा। इसमें कौन बचा, ऑक्सीजन बचा। तो इन दोनों को, ये दोनों कैसे होंगे, इसका क्या आया है 32 आया है, और इस ऑक्सीजन का क्या आया है 16 आया है। तो ये दोनों कैसे होंगे, तो ये दोनों जो है ना सरल अनुपात में होंगे। तो उसको भी निकाल कर देख लेते हैं कि है कि नहीं सरल अनुपात में। तो हाइड्रोजन का तो यहाँ पर देख गया कि हाँ सेम है, मतलब जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसका तो सेम है ना। ये सल्फर का है, मतलब सल्फर का मास है ना, और ये वाला क्या है, ऑक्सीजन का मास है। तो इन दोनों को यहाँ पर लिखे हैं S&O। इसके लिए क्या लिखा गया, यहाँ देखिए 32:16। यहाँ पर देखिए ना 32 है ना, सल्फर का देखिए, सल्फर का देख लिए, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का देख लिए ना। हाँ, तो उठाकर यहाँ पर लाए हैं। अब सरल गुणित अनुपात कैसे होता है, सरल अनुपात कैसे होता है, तो आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, उम्मीद करते हैं याद होगा। ये क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। और 2:1 क्या है, सरल अनुपात में नहीं है, यही तो है ना सरल अनुपात में। पहला बातें बोला है कि जो थर्ड वाला एलिमेंट है ना, ये थर्ड वाला एलिमेंट, इसका जो मास होगा वो फिक्स होगा। तो हम मास निकाले हैं, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो फिक्स हो गया। वो तो सही ही बोल रहा है, तो बोल रहे हैं। और बाकी जो उसके अलावा 2 बचे,
जैसे इसमें हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसके लिए तो पहले ही बोल दिया है कि इसका मास जो है ना वो फिक्स होगा। और दूसरे वाले मतलब ये देखिए, ये जो है ना बाकी जो दो बचे ना, बाकी दो मतलब ये सल्फर और ये ऑक्सीजन, यही दोनों ना बचे, तो ये सल्फर और ऑक्सीजन जो है ना ये कैसे होंगे, ये सरल गुणित अनुपात में होंगे। ठीक है, तो देखिए ना यहाँ पर इन दोनों का मास यहाँ पर लिखे है ना, तो आया कि नहीं 2:1, यही तो सरल अनुपात है ना। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें, जैसे एस एंड ओ लिखा गया है और यहाँ पर देखेंगे 32:16 लिखा गया है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं S/O। यहाँ देखिए तो एस एंड ओ लिखा है, S/O लिख सकते हैं, S/O हो गया इज इक्वल टू, यहाँ देखिए अब रेशियो भी तो उसको लिख सकते हैं उस टाइप से, जैसे इसका रेशियो कितना है 2:1 आया है, यहाँ पर देखिए तो 2/1 लिख दिए हैं। ठीक है, अरे यही ना होगा, 1 नीचे चला जाएगा, ऐसा ही ना होता है। हाँ 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, SO2 आपको मिल जाएगा। O का जब 2 के साथ होगा तो 2 मतलब O2 हो जाएगा, और S का 1 के साथ करेंगे तो S हो जाएगा। ठीक है, और इसी का आ गया। ठीक है, इस बात पर आप ध्यान नहीं दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, समझने वाली बात पर। रिपीट करते हैं एक बार फिर से, सुनिएगा ध्यान से। क्या बोला है यहाँ पर, 2 एलिमेंट हमें लेना है पृथक पृथक। 2 एलिमेंट पहले हम उठाएं, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, क्या एलिमेंट्स हैं, 2 तत्व यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, आगे बोला है पृथक पृथक, ये जो है ना, ये दोनों जो हम एलिमेंट्स लिए ना, ये देखिए, ये जो लिए हैं ना, ये सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ये दोनों जो लिए हैं ना, ये किसी, सुन रहे हैं ना बात को, ये किसी थर्ड एलिमेंट जैसे हम हाइड्रोजन लिए, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, संयोग करता है। तो सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ किया, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए H2S बनाया, यहाँ देखिए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ किया, यहाँ पर देखिए तो H2O बनाया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से ये तो सिचुएशन था इस टाइप से, अब यहाँ से वो क्या बताए हैं कि जब ऐसा होगा ना तो क्या होगा, जो थर्ड वाला एलिमेंट होगा उसका मास फिक्स होगा, तो थर्ड वाला एलिमेंट का मास फिक्स होगा, तो देख रहे हैं यहाँ पर H2S है, यहाँ पर H2O है, दोनों का मास निकाल लेते हैं, मास निकाल दिए यहाँ पर, दोनों का मास निकाले हैं, तो बोला है, सुन रहे हैं ना, मास जो मास इसका कितना है, पहले वाले का इसका आया, इसका मास कितना है, यहाँ इतना आया। हाँ, तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में जो थर्ड वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मास होगा वो फिक्स होगा। अब हाइड्रोजन का मास पहले वाला ही ना होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ही ना लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन का मास पहले वाला ही ना होगा। हाँ, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो फिक्स हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और उसके अलावा क्या बोला है, ये तो हो गया थर्ड वाले एलिमेंट का। अब क्या बोला है कि बाकी दोनों एलिमेंट, बाकी जो 2 एलिमेंट है ना, वो क्या होंगे, सरल गुणित अनुपात में होंगे। तो बाकी जो 2 एलिमेंट कौन है, सल्फर ऑक्सीजन। इसी में देख लीजिए ना, हाइड्रोजन के अलावा कौन बचा, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो सल्फर का कितना, यहाँ देखिए सल्फर का कितना आया है मास 32, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का कितना आया है 16। ठीक है, तो क्या बोला है, सरल अनुपात में, तो सरल अनुपात में चेक कर लेते हैं, 32 और 16 है यहाँ पर, यहाँ देखिए 32:16 हो गया, बस यही तो 2:1 आ गया, यही तो सरल अनुपात है ना। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो बताइएगा। ठीक है, गैलू-सैग का आयतन संबंधी नियम समझते हैं। गैलू-सैग का आयतन संबंधी नियम क्या है, पहले तो आप आयतन समझिए, आयतन क्या है, ये वॉल्यूम क्या है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर ये लाए हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें अगर हम जो भी अगर मेडिसिन खा रहे हैं तो ठीक है, इसमें आप रख कर खाएंगे, नहीं तो सॉरी जो सिरप होता है, नहीं तो अगर हम पानी ला रहे हैं और पानी इसमें अगर डाल रहे हैं, है ना, अगर हम इसमें, यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं 2.5 ml यहाँ पर लिखा गया है ना, तो अगर 2.5 ml इसमें पानी डाल रहे हैं, है ना, तो 2.5 ml पानी यहाँ तक आएगा, देख पा रहे हैं ना, क्या आपको 2.5 ml देख पा रहा है, तो 2.5 ml यहाँ तक आएगा ना, तो जितना इसमें जगह घेरेगा, 2.5 ml इसमें पानी रखे उतना वो जगह घेर लिया, जगह घेर लिया ना। हाँ, तो वही जगह घेरना ही वॉल्यूम है, वही तो आयतन है, इसके अलावा और कोई आयतन नहीं है। बाल्टी में, जो बाल्टी होता है ना, उसमें आप पानी रखेंगे, 1 लीटर पानी रखेंगे, तो 1 लीटर पानी रखेंगे तो क्या होगा, उतना जगह घेरेगा। बात को समझिएगा, एक बाल्टी है उसमें 1 लीटर पानी रखें, 1 लीटर पानी रखे तो बाल्टी में जगह घेरेगा। हाँ, तो वही तो आयतन है, जितना जगह घेरा वही आयतन है, वॉल्यूम इसके अलावा और कुछ नहीं है। वॉल्यूम यही है कि जितना जगह घेरेगा वही आयतन है, समझ रहे हैं। और
इसे एमएल में, है ना, एमएल में मेजर करते हैं, नहीं तो लीटर में बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एमएल में लिखा गया है, एमएल में, और ऐसे पानी को लिए हम क्या बोले हैं, 1 लीटर। तो उम्मीद करते हैं आयतन का मतलब समझे होंगे, एक एक मतलब हम समझा देंगे, ठीक है, तब हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं, 1808 में गैलुसैक ने दिया इसे, ठीक है। अब ये क्या है ना, इस नियम के अनुसार ये क्या है, तो बोल रहा है कि जब समान ताप एंड दाब, है ना, प्रेशर पर 2 गैसें आपस में जुड़ती है, 2 गैसें आपस में क्या करती है, कॉम्बिनेशन बनाती है, रिएक्शन करती है, यहाँ पर बोला भी गया है, या यहाँ देखिए यहाँ पर रिएक्शन करती है ना, कॉम्बिनेशन बनाती है, रिएक्शन करती है, एक दूसरे के साथ ऐसे मिलती है ना, हाँ वही बात हो रहा है। तो पहले पूरा मतलब समझ गए ना, मतलब समझ गए ना, ये कंडीशन है, ठीक है, कि हाँ कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जो प्रेशर जो है ना, जो ताप एंड दाब है, ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये कंडीशन है। अभी कुछ देर के लिए कंडीशन को अलग कीजिए और इस बात को समझिए कि ये बोला कि क्या बोले हैं कि 2 गैस, जैसे आप हाइड्रोजन उठाइए, क्लोरीन उठाइए, हाइड्रोजन उठाइए, ऑक्सीजन उठाइए, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन उठा लीजिए, हाइड्रोजन क्लोरीन उठा लीजिए, तो 2 गैसें आपस में, अब अभी तो हम बोले हैं ना कि हाइड्रोजन और क्लोरीन उठा लेते हैं, हाँ तो हाइड्रोजन और क्लोरीन उठा लिए, सुन है ना, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, जब हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो आपका माइंड में उसी टाइम आना चाहिए H, क्लोरीन बोल रहे हैं तो Cl आना चाहिए उसी टाइम, आपस में जब कॉम्बिनेशन बनाती है, ठीक है, या फिर रिएक्शन करती है, तो वही तो कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनाती है मतलब क्या है, इस टाइप से, ठीक है, H2 + Cl2, ठीक है ना। जब वो कॉम्बिनेशन बनाती है तो उनके वॉल्यूम सरल गुणित अनुपात में होते हैं। देखिए ये बोल क्या रहे हैं कि जब 2 गैसें, सुन रहे हैं ना, जब 2 गैस लीजिए, जब वो आपस में कॉम्बिनेशन बनाती है, ये कॉम्बिनेशन बनाया ना, हाँ तो कॉम्बिनेशन बनाया तो कुछ मिलेगा भी, तो यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा, उसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे, 2HCl मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो इनके जो अनुपात होंगे ना, आयतन के जो अनुपात होंगे ना, वो क्या होंगे, सरल गुणित अनुपात में होंगे। फिर से समझते हैं, बोला है एक समानता, ये कंडीशन है, ठीक है, कि जब दो गैसें जब एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रही है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, कंबाइन कर रही है एक दूसरे के साथ, हाँ तो कंबाइन कर रही है, तो ये जो बोल रहे हैं ना कि उनके जो आयतन होंगे ना, वो सरल गुणित अनुपात में होंगे। किसके आयतन, अरे इसके आयतन, हाइड्रोजन के और क्लोरीन के, इसके आयतन, ठीक है, क्या होंगे, सरल गुणित अनुपात में होंगे। पर शर्त क्या है यहाँ पर कि ताप एंड दाब जो है ना, एक समान होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर को समझना चाहें, ताप को समझना चाहें, तो जैसे ये बिजली का जो तार होता है, आप देखे होंगे वायर, आप देखते होंगे कि जैसे गर्मी का टाइम आता है वैसे वो लूज़ हो जाता है, देखते हैं ना, उसको बोलते हैं कि झूल गया, है ना। तार को देखे होंगे ना, वायर जो होता है ना बिजली वाला, उसको देखे हैं ना। इसी टाइप से रेलवे का जो पटरी होता है ना, उसमें भी आप देखे होंगे, हो सकता है, यानी उसको तो छोड़िए, कम से कम वायर तो देखे होंगे इस तार वाला को। ठंड के टाइम में ऐसा नहीं होता है, ठंड के टाइम में क्या होता है कि वो सीधी हो जाती है, जो तार होता है ना वो सीधी हो जाती है, ठीक है। अब इसको तार समझिए ना, ये तार है, ठीक है, समझिए ये जो है ना बिजली का तार है, तो ये क्या हो जाता है, गर्मी में जो है ना ऐसे सिकुड़ जाता है, ठीक है, सॉरी फैल जाता है। और ठंड के टाइम में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने के रीज़न आप देखते होंगे कि पूरा सीधा दिख रहा है, और गर्मी में के देखेंगे तो ऐसे कुछ इस टाइप से लूज होगा, है ना, कैसे बताएं, ऐसे लूज होगा, ठीक है। उसको भी आप छोड़िए, आप ऐसे समझिए कि ये जो है ना ये एक पेन है, इसमें इसको अगर हम टेम्परेचर देंगे, अगर हीट देंगे, है ना, नीचे से अगर हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे ना, अगर इसको हम ताप देंगे तो ये फैलेगा, अरे ताप देंगे तो ये फैलेगा ना, अरे पिघलने लगेगा ना, हाँ तो वही तो बात कर रहे हैं, जब इसको ताप देंगे तो ये पिघलने लगेगा। अब लोहा को ही देख लीजिए ना, लोहा बोल रहे हैं तो लोहा देखिए, लोहा को अगर आप हीट देंगे, लोहा को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, फैलेगा। लोहा को अगर आप गर्म करेंगे तो आपको फैलेगा वो, और उसे अगर ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा। पीछे का रीज़न ये है कि उसके जो कण होते हैं ना, वो जो कण से मिलकर बना है ना, जो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो जब
टेम्परेचर सॉरी जब हीट दिया जाता है ना, आप इसको समझिए ना, ये एक लोहा है, इसको जब हीट देंगे ना, हीट जब इसको गर्म करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा तेज हो जाते हैं, है ना, तेज गति करने लगते हैं। या फिर वैसे नहीं समझिए, मतलब ये जीप जो पार्टिकल से जो मिलकर बना है ना, ये लोहा है, इसमें हम इसको हम हीट है ना, इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो फैलेंगे, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फैलेंगे, ठीक है। और वैसे हम कह रहे हैं कि हाँ, आप ऐसे अगर देखे भी होंगे कि हाँ, कि जब हीट किया जाता है, सॉरी जब हीट दिया जाता है, गर्म किया जाता है तो फैलता भी है, ठीक। और इसी टाइप से ठंडा वाला में हो जाएगा कि ठंडा वाला में सिकुड़ जाता है। बाकी आपको बैलून का बताया गया था कि हाँ, जो बैलून है ना, 2 बैलून लीजिए, है ना, 2 बैलून से लीजिए, एक बैलून को ले जाकर धूप में रख दीजिए और एक बैलून को फ्रिज में रख दीजिए। सुन रहा है ना, एक बैलून को धूप में और एक बैलून को फ्रिज में, और दोनों में जितना पहले वाले में हवा है उतना ही दूसरे वाले में भी हवा है, ठीक। पहले वाले बैलून में जितना हवा है उतना ही दूसरे वाले में भी है। देखिए, पहले वाले में जितना हवा है उतना ही दूसरे वाले में हवा है। इसको जो है ना हम धूप में रख दिए इस बैलून को, और इस बैलून को जो है ना फ्रिज में रख दिए। अब कुछ टाइम बाद देखेंगे तो ये जो है ना धूप में इसको रखे हैं तो ये फैल जाएगा, और इसको आप देखेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। हम केवल इसी का नहीं कर रहे हैं ना, हम तो कर रहे हैं कि देखिए ना, आप अपने पास में जो होगा, जो बिजली का जो वायर होगा उसको देखिए ना, उसमें आप उसे अगर देखते होंगे तो उसे जो है ना, जब उसे मतलब गर्मी के टाइम में अगर देखते होंगे तो वो फैल जाती है मतलब लूज हो जाता है, लूज, और ठंड के टाइम में सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहें कि ये 2 बैलून है, एक को हम धूप में रखें तो ये फैल गया मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, आयतन बढ़ा। फैल गया मतलब समझ रहे हैं ना, फैल गया मतलब क्या हुआ कि हवा उसमें ना, इसी ये फैल गया तो और वो जगह को छेक लिया ना, फैल गया तो और जगह और ले लिया। बैलून अगर फैल गया, धूप में रख रहे हैं, बैलून जो है ना फैल गया, इसका मतलब है वो और जगह ले लिया, और जगह ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम उसका बढ़ गया। और इसी टाइप से अगर ये वाला नहीं समझ में आया, इसको देखिए, इसको फ्रिज में रखें, पूरा इसमें हवा है, पूरा जैसा है फूल है, और इसको फ्रिज में रख दिए। फ्रिज में रखने के बाद देख रहे हैं कि ये जो है ना सिकुड़ गया, तो सिकुड़ गया तो ये कैसा होगा, सपोज करिए इस टाइप से हो गया, सिकुड़ गया। अब आप बताइए, अब आप पहले देख कर बताइए कि कौन ज़्यादा जगह में, ज़्यादा जगह कौन घेरा है, ये वाला कम घेरा है। तो वही तो कह रहे हैं कि जब सिकुड़ोगी, है ना, जब सिकुड़ जाएगी, ये सिकुड़ गई, क्यों सिकुड़ गई, क्योंकि इसे ठंड में रखे तो इसके पार्टिकल जो है ना धीरे गति करने लगे, स्लो में, और जब स्लो में गति करने लगे इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिकुड़ गई। और सिकुड़ गई, देखिए सीधी बात एक याद रखिए ना कि ठंड में रखने के रीजन सिकुड़ गई तो जगह कम लेगी, और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह तो कम ही ना लिया, और जगह कम लेगी तो आयतन कम होगा। इसका आयतन ज़्यादा हुआ या फिर इसका आयतन ज़्यादा होगा, बताइए। वॉल्यूम किसका ज़्यादा हुआ, जगह जो ज़्यादा जगह घेरा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जैसे ये बैलून जो है ना ज़्यादा जगह घेरा है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और इसी बैलून को, है ना, इसी बैलून को जब फ्रिज में रखें, फ्रिज में रखने के बाद क्या हो गया, सिकुड़ गई। अब जब सिकुड़ गई तो क्या हुआ, जगह कम घेरी, है ना, जगह कम घेरी ना, हाँ, तो जगह कम घेरी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम जो है ना वो कम हो गया, इसका जो आयतन हुआ वो कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या याद रखना है कि जब ताप बढ़ेगा, है ना, ताप जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसको धूप में रखें नहीं, ताप बढ़ेगा, सुन रहे हैं ना, ताप बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। ताप में इसको धूप में रखे हैं ना, तो धूप में रखे हैं तो ये और फैल गया, धूप में रखें तो ये और फैल गया मतलब और बड़ा हो गया, और जगह छीक लिया, और जगह ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आयतन बढ़ गया। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, सुनिए। और इसी टाइप से इसको फ्रिज में रखे तो ये जो है ना सिकुड़ गया, और सिकुड़ गया तो क्या हो जाएगा, जगह कम लेगा यानी कि आयतन घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर जगह ज़्यादा घेरेगा, और जगह ज़्यादा घेरेगा इसका मतलब आयतन बढ़ेगा। और टेम्परेचर घटने पर सुन रहे हैं ना, टेम्परेचर घटने पर जगह जो है ना कम लेगा,
इसका मतलब यहाँ पर जगह कम लिया कि नहीं बताइए तो। हाँ, तो जगह कम लिया इसका मतलब है क्या है कि आयतन कम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना समझे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अगर ताप को देख लिए, बोतल को भी अगर सॉरी ये प्रेशर जो है ना, प्रेशर अगर आप देंगे, दिखा दे किसी, अगर आप एक बोतल को लीजिए और बोतल पर प्रेशर है ना, उस पर प्रेशर डालिए, दबाव डालिए, है ना, ऐसे, है ना, क्या समझ पाएंगे आप? क्या आप इसको देख पा रहे हैं? तो इसको जो है ना, अगर इस पर प्रेशर डालेंगे तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा। और जैसे प्रेशर कम करेंगे वैसे ये फिर से फैल जाएगा। समझ रहे बात को? प्रेशर डालेंगे, अभी हम ऐसे अगर डालेंगे ना तो यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा होगा, इसलिए नहीं डाल रहे। इस पर अगर आप ऐसे प्रेशर डालेंगे, ऐसे हाथों से दबाएंगे ना, मतलब प्रेशर अगर आप डालेंगे तो क्या होगा, ये सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा ना, ऐसे दाबेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जगह कम घेरेगा, यानी कि वॉल्यूम घटेगा। और जब आप इसे प्रेशर जैसे जैसे कम करेंगे, प्रेशर ऐसे छोड़ेंगे, वैसे वैसे ये जगह ज़्यादा फिर से ले लेगा, है ना, जगह ऐसे ले लेगा। तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे, है ना, कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, सॉरी ये जो प्रेशर है इसका मतलब क्या है। तो इन दोनों को बोला है कि ये जो है ना समान होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों समान होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया, H2, यहाँ देखिए Cl2, है ना, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में कंबाइन किया तो इसको हमें मिला 2HCl। समझिए बात को। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 1 हम खुद बाद में लिखे हैं, ये याद रखिए, ये जो है ना ये नहीं है, अभी 1 नहीं है, 1 नहीं है, देख लिए ना। क्या आपको दिख रहा है, बस उसी को देखिए। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन किया तो क्या मिला, 2HCl, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या है। तो अब कह रहे हैं आपसे कि सुनिए, अभी सुनिए, अभी हम आपसे बोल रहे हैं कि बताइए इसमें हाइड्रोजन का मात्रा कितना है, हाइड्रोजन कितना है। अरे हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, इसीलिए 1 लिखे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 1 लीटर है। यहाँ देखिए क्लोरीन कितना है, 1 लीटर। यहाँ देखिए ये HCl कितना है, 2 लीटर। नहीं समझ में आया? सपोज करिए 100 ml हम H2 ले रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, 50 ml क्लोरीन ले रहे हैं, सॉरी क्लोरीन ले रहे हैं, और हमें जो है ना यहाँ पर 100 ml HCl मिला। ध्यान से समझिएगा। अब आप बताइए, हम आपसे खुद कह रहे हैं कि आप हाइड्रोजन जो है ना 100 ml लीजिए। हम खुद कर रहे हैं, हाइड्रोजन एक गैस है ना, क्लोरीन एक गैस है ना, तो हम बोल रहे हैं ना कि हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हमें 100 ml चाहिए। आप 100 ml दीजिए। ये क्लोरीन कितना, 50 ml, ठीक है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, तो 100 ml है ना। क्लोरीन की मात्रा यहाँ पर कितना है, 50 ml है ना। आपको हम क्या बोले थे कि ml में नहीं तो लीटर में। जैसे घर में जो गैस होता है, गैस में उसको क्या कहते हैं, उसमें लीटर बोलते हैं ना, ऐसे किलो का यूज करना यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हमें 100 ml यहाँ पर हमसे आपसे पूछ रहे हैं, बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ना इसका मात्रा कितना है, ये कितना है। हम खुद बोल रहे हैं कि 100 ml हमें चाहिए, 100 ml लिखा गया है यहाँ पर 100 ml कि हाइड्रोजन जो है ना 100 ml है। फिर प्रॉब्लम क्या है, क्लोरीन कितना है, 50 ml, ठीक है। ये जो है ना HCl ये कितना है, 100 ml है, हाँ ठीक है। तो जैसा कि आपको बोले थे कि ये हाइड्रोजन 100 ml है, तो अगर आप इसे किसी बर्तन में रखेंगे, कोई एक बोतल में रखिए, तो उसमें 100 ml है ना, उसमें जगह घेरेगा ना, तो जगह घेरेगा तो वही तो हो जाएगा ना। यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितना है, 100 ml है, यानी कि इसका आयतन जो होगा वो भी 100 ml ही हो जाएगा। इसका जो आयतन होगा वो 100 वॉल्यूम हो जाएगा, ओनली भी लिख रहे हैं। इसका जो होगा ये 50 हो जाएगा, और इसका जो होगा ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। आपसे हम क्या बोले थे कि जितना जगह घेरेगा, अब ये 100 ml है तो 100 ml तो इसे रखेंगे तो 100 ml जगह भी तो घेरेगा ना। अरे अगर इसमें हम दवा रख रहे हैं, मेडिसिन अगर रख रहे हैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2.5 ml आपको दिख रहा है, तो 2.5 ml अगर रखेंगे तो क्या होगा, इतना जगह घेरेगा ना।
तो इतना जगह घेरेगा, तो वही तो बोल रहे हैं कि ये जगह जो घेरा यही क्या हो जाएगा, 2.5 ml हम इसमें रखें, ठीक है, हाँ 2.5 ml हम रखें, तो यही जगह कितना घेरा, अरे जगह भी तो 2.5 ml का ही ना है, इतना जगह, ये जो इतना जगह आपको दिख रहा है यही तो 2.5 ml का ना है, पता नहीं आपको देख पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, ये जो इतना है ना, इतना पर तो देख पा रहे हैं, हम खुद यहाँ पर देख ले रहे हैं 2.5 ml, ये 2.5 ml आपको दिख रहा है, अगर इतना अगर हम इसमें सिरप डाल रहे हैं 2.5 ml अगर ले रहे हैं तो इतना ये जगह भी तो घेरेगा ना, तो यही जगह क्या है, वॉल्यूम है, तो वही तो बोल रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन 100 ml है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम, वो जगह भी 100 ml है ना, घेरेगा ना, उसका आयतन जो होगा वो 100 ml होगा ना, क्लोरीन हो जाएगा 50 और यहाँ पर ये हो जाएगा 100। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि ये समझ में आया कि नहीं, ये जो आयतन आया ना हाइड्रोजन का, यहाँ पर आया, यहाँ पर इसका देखेंगे तो 50 आया और इसका देखेंगे यहाँ पर 100 आया, तो ये जो आयतन आया ना ये सरल गुणित अनुपात में होगा। हाँ तो चेक कर लेते हैं ना सरल गुणित अनुपात में है या नहीं, चेक कर लें, हाँ तो कर लीजिए, यहाँ पर करिए इसको डिवाइड, कितना होगा, हो तो गया। तो आप बताइए ना कि ये जो अनुपात आया, ये जो रेशियो आया, क्या ये सरल गुणित अनुपात में है, हाँ है, अरे है ना, सरल रूप में नहीं है, किधर डेसिमल किधर दिख रहा है, कहाँ डेसिमल कहाँ है, डेसिमल दिख रहा है क्या, बहुत भारी दिख रहा है क्या, ये डिजिट बहुत भारी दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, सरल रूप में तो दिख रहा है, हो गया। आप देखते होंगे ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे दे दिया जाता है ना, अगर देखे होंगे तो मैथ्स में जैसे बड़ा बड़ा दे दिया जाता है और बोला जाता है इसका जो है ना इसको सरल कीजिए, ठीक है, उसका मतलब क्या है, मतलब जो इतना बड़ा बड़ा लिखा गया है जो ब्रैकेट में है और इसको सॉल्व करके लाइए, इसको सरल करके लाइए, एक छोटा सा एक डिजिट लेकर आइए, वही तो हो जाएगा ना। हाँ तो ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। तो यहाँ पर भी उसी टाइप से लिए हैं, यहाँ पर 1 लीटर हो जाएगा, उसमें 100 ml हम लिए थे और यहाँ पर 50 ml लिए थे, तो यहाँ पर हम 1 लीटर लिए हैं, यानी कि 1 वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ पर 1 वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो 2 वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ पर अगर रेशियो लेंगे तो 1, इसका अगर देखेंगे तो 1, इसका अगर देखेंगे तो 2, ये क्या दिख रहा है, ये सरल गुणित अनुपात में दिख रहा है, ठीक है, बस हो गया, और क्या। चलिए आगे देखते हैं। आप बर्जेलियस साहब है, तो बर्जेलियस की अवधारणा देखते हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट था, अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया, समान ताप एंड दाब, है ना, ये भी बोल रहे हैं टेम्परेचर एंड जो प्रेशर है, ये यहाँ पर कंडीशन है समान होना चाहिए, ठीक है, उसी का है उसी टाइप से, मतलब ठीक है। दाब पर गैसों के समान आयतनों, ठीक है, गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर H2 + Cl2, फिर से ये 1 हम पहले नहीं दिए हैं, बाद में दिए हैं, H2 Cl2, क्या मिला हमें, 2HCl मिला, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछें कि बताइए आयतन क्या है इसका, हाइड्रोजन का यहाँ पर आयतन कितना है, 1 आयतन हो जाएगा ना, अरे कितना 1 लीटर, तो 1 आयतन नहीं होगा, अरे अभी तो ऊपर, अभी तो यहाँ पर अभी यही चीज़ यहाँ पर बताएगा 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा 1 आयतन, ये 1 आयतन, यहाँ देखिए ये 2 आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये आगे क्या बोल रहे हैं कि समान आयतनों में, तो जितने आयतन होंगे ना, यहाँ पर आयतन क्या है 1 है, इसका यहाँ पर कितना है 1 है, और इसका यहाँ पर कितना है 2 है, तो आयतनों में परमाणुओं की संख्या भी समान होती है, मतलब एक, अगर सुनिए वो नहीं समझ में आया, यहाँ देखिए अगर एक आयतन है ना तो एक परमाणु होगा, अगर एक आयतन है तो एक परमाणु, यहाँ देखिए अगर 2 आयतन है तो 2 परमाणु, ये बर्जेलियस साहब के हैं, अभी इनके बारे में पढ़ना है, पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो बात आप समझिए, एक आयतन है तो एक परमाणु, 2 आयतन है 2 परमाणु, ठीक है। तो उसके आगे देखिए, ये हो गया इतना ही, पर इतना ही ये बोले, इसके अलावा अभी नहीं बोले हैं, ठीक है। इसके आगे हाँ कि जितना आयतन होगा उतना परमाणु, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन है कि यदि एक वॉल्यूम HCl अगर बनाना हो, मतलब हमारा ये है कि अगर एक आयतन है ना, एक आयतन, और उसका अगर HCl बनाना है, नहीं ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप यहाँ पर देखिए 2HCl लिखा गया है, हमें यहाँ पर 2 नहीं, हमें 1 चाहिए, तो
तो हमें यहाँ पर 1 के लिए क्या करना होगा लेफ्ट साइड में? पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, तो हाइड्रोजन 1 है ना, क्लोरीन 1, 1 और 1 2। तो अगर हमें यहाँ पर 1 चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, क्या करना होगा? यहाँ पर हाफ करना होगा, आधा, आधा ये वाला और आधा ये वाला, दोनों मिलकर 1 HCl हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर लिख दें तो यहाँ से 1 HCl आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम आपसे पूछेंगे बताइए इसका आयतन कितना है, तो 1/2 है, आधा है। सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं? यहाँ देखिए इसका आयतन कितना है, 1। इसका आयतन कितना है, 1। इसका आयतन कितना है, 2 आयतन है। और बर्जिलियस जो ये थे, इनके अनुसार जितने आयतन है उतने परमाणु होंगे, तो जितने आयतन है उतने परमाणु यहाँ पर लिखे हैं ना। तो उसी टाइप से अगर हम यहाँ पर इन्हीं के अनुसार ठीक है, कि हमें सब कुछ भूल जाइए, हम आपसे बस इतना बोले कि बताइए हमें यहाँ पर 1 HCl चाहिए, तो 1 HCl के लिए हमें हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन का जो मात्रा है, हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, कितना, बस वही तो मात्रा बोल रहे हैं ना, मात्रा नहीं समझ रहे हैं क्या? जैसे चीनी जो है ना 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, यही तो मात्रा है ना, और क्या है? तो हाइड्रोजन आधा लेना होगा और क्लोरीन आधा ले लेंगे तो हमें HCl जो है ना 1 मिल जाएगा। 1 मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर लिखा क्या गया है कि एक आयतन HCl का होना चाहिए। सुन रहे ना, एक आयतन HCl का, तो HCl का एक आयतन हो नहीं जाएगा यहाँ पर? अरे यहाँ पर ये 1 लिखा गया है, 1 का मतलब क्या है कि HCl का आयतन जो है ना 1 है। अरे यहाँ पर HCl का आयतन कितना है, 2 लिखे हैं ना। अरे जितना होगा, जितना इसका मात्रा होगा ना, HCl का मात्रा 2 है, तो आयतन भी तो 2 ही ना हो जाएगा। बोले हैं ना इसमें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2.5 ml लिखा गया है ना। तो 2.5 ml अगर इसमें आप रखते हैं, अगर इसमें सिरप, तो यहाँ तक आएगा, तो जगह इतना घेरेगा, इतना ही ना जगह घेरेगा, तो इतना जगह घेरेगा, इसका मतलब 2.5 ml ही वॉल्यूम भी हो जाएगा, आयतन भी इसका 2.5 ml ही हो जाएगा। 2.5 ml वैसे अब दिखेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो जितना यहाँ पर HCl यहाँ पर 2 है, तो 2 आयतन। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक है, तो आयतन HCl का एक आयतन आ गया, जैसा बोला जा रहा था कि हमें 1 वॉल्यूम चाहिए HCl का, तो एक आयतन आ गया। ठीक है, कैसे आया? तो हाइड्रोजन को आधा कर दिए, है ना, हाइड्रोजन का जो मात्रा है वो आधा कर दिए। अरे यहाँ पर एक मात्रा था, मात्रा का मतलब वही कह रहे हैं, जैसे चीनी जो है ना 50 ग्राम ले रहे हैं, तो 50 ग्राम वही तो उसका मात्रा है ना, 100 ग्राम ले रहे हैं वही तो उसका मात्रा है ना, कितना ले रहे हैं वही तो मात्रा है ना, है कितना वो वही उसका मात्रा है, ये कितना है इसका मात्रा वही हो जाएगा मात्रा। हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पर आधा ले लिए, हाफ, एंड क्लोरीन भी उतना ही ले लिए, तो यहाँ से जो है ना 1 HCl आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बताइए हाइड्रोजन का यहाँ पर आयतन कितना हुआ? हाइड्रोजन का आयतन मात्रा 1/2 है, तो जब मात्रा 1/2 है तो इसका मतलब आयतन भी 1/2 होगा। अरे इसका मात्रा 1 है तो आयतन भी 1 हो गया, इसका मात्रा 1/2 है तो आयतन भी 1/2 हो जाएगा, होगा ना। देख रहे हैं ना? अगर इसका अगर देखेंगे ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसकी मात्रा 1/2, तो 1/2 तो आयतन भी हो जाएगा, इसका मात्रा 1/2 आयतन उतना ही हो जाएगा। और 1/2 का मतलब क्या है? अरे 1 का हाफ आधा है। हाँ, तो बर्जिलियस साहब के अनुसार, ये हम पहले से जानते थे, वहाँ पर इससे पहले वाले में जो देखे थे उसमें ऐसे ये वाला जानते हैं। तो बर्जिलियस साहब ये बोले कि जितने आयतन होंगे ना उतने परमाणु होंगे, जितने आयतन होंगे उतने परमाणु होंगे, 2 आयतन 2 परमाणु, तो जितने आयतन आधा यहाँ पर आयतन है तो आधा ही परमाणु हो जाएगा। क्यों? लिख देते हैं, सुनिए, ठीक है।
समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर इतना इसका परमाणु आ गया। अब आप खुद सोचिए कि सुनिए, ये क्यों बताया गया आपको, क्यों बताए हैं? डाल्टन साहब के बात को गलत प्रूफ करने के लिए। सॉरी, डाल्टन साहब बोले थे कि परमाणु को जो है ना तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, परमाणु अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण याद है ना? हाँ, तो अविभाज्य कण होता है। वो बोले थे कि परमाणु जो है ना अविभाज्य कण होता है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो हम तो यहाँ पर तोड़ दिए ना। तो यहाँ पर एक परमाणु था, एक परमाणु को तो आधा कर दिए ना, आधा कर दिए ना, तो मतलब तोड़ दिए। अरे कोई कह रहा है कि इसको जो है ना नहीं तोड़ा जा सकता है, ये पेन जो है ना इसको कोई कह रहा है कि नहीं तोड़ा जा सकता है, ये जो है ना इंडिविजिबल पार्टिकल है, ये जो है ना ये क्या है, अविभाज्य कण है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब हम यहाँ पर तोड़ दिए तो क्या हो गया? अगर इसको यहाँ पर हम तोड़ दिए तो क्या हो गया? तो उसके बाद गलत हो गया ना। कोई बोल रहा है कि नहीं इसको तोड़ा नहीं जा सकता, हम यहाँ पर तोड़ दिए तो तब तो गलत हो गया उसका बात। वही बात तो कह रहे हैं कि वो बोले थे ये परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है ना। तो 1 से हाफ कितना होगा? 1 का आधा। जैसे ये 1 है, ये 1 है, अब इसका आधा करना है तो तोड़ डालिए। तो वही तो कह रहे हैं हाफ, मतलब आधा ले लिए ना, आधा मतलब टूट गया, परमाणु को तोड़ दिए। बर्जीलियस साहब यहाँ पर परमाणु को तोड़ दिए, हो गया। यहाँ से जो है ना, जो डाल्टन साहब का जो बात था वो गलत हो गया, और आपको महर्षि कणाद के बारे में बताया गया था, उनका भी बात गलत हो गया। महर्षि कणाद ने भी बोले थे, सुन रहे हैं ना, महर्षि कणाद भी बोले थे कि मतलब वो परमाणु का यूज नहीं किए थे, सुनिए, वो पदार्थ का यूज किए थे, याद है आपको? द्रव्य का यूज किए थे। वो बोले थे कि द्रव्य जो है ना, जो मैटर है, जो पदार्थ है, सुन रहे हैं ना, जो द्रव्य है, जो मैटर है, जो पदार्थ है ना, वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से वो मिलकर बना होता है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है कोई पदार्थ। जैसे ये पदार्थ है ना, ये पदार्थ है, ये जो है ना, वो बोले थे कि ये एक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और वो बोले थे कि जो ये कण है ना, ये आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, वो बोले थे महर्षि कणाद। पर इतना आगे जाने का जरूरत नहीं था, हमें वहीं पे समझा देना चाहिए। वो जो बोले थे ना कि वो बोले थे, क्या बोले थे कि कोई पदार्थ जो है ना अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। अविभाज्य मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर हम तोड़ दिए। पहली बात कि उनका बात हटाइए, उनका बात तो वैसे भी अणु का है। हम सीधा सीधे डाल्टन साहब के अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं। डाल्टन साहब बोले थे, डाल्टन साहब को आपको पूरी तरह से याद है कि वो बोले थे कि परमाणु जो है ना, परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु सबसे छोटा कण है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, अविभाज्य कण होता है, बोले थे ना। हाँ, तो उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तोड़ दिया गया, बर्जीलियस साहब ने बात को गलत उनके कर दिए। लीजिए, समझ गए ना बात को। अवोगाद्रो की परिकल्पना, अगला है अवोगाद्रो की परिकल्पना। सुनिएगा ध्यान से। अवोगाद्रो क्या है? साइंटिस्ट का नेम है। तो अवोगाद्रो की परिकल्पना, इन्होंने क्या परिकल्पना की? इन्होंने कल्पना क्या की? इन्होंने की कि एक बड़े कण अणु की परिकल्पना की। पहले बात सुनिए, बर्जीलियस साहब का भी छोड़िए, आप डाल्टन साहब को याद करिए। इन्होंने देखे कि डाल्टन साहब क्या बोले हैं, सुनिए, अवोगाद्रो जो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने देखे कि डाल्टन साहब बोले हैं, सुन रहे हैं ना, डाल्टन साहब क्या बोले हैं कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। परमाणु जो है ना इंडिविजुअल क्या है, पार्टिकल्स जो है ना अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। मतलब सीधी बात हम बोल रहे हैं कि वो क्या बोले थे कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, बोले थे ना, डाल्टन साहब बोले थे ना परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो हाँ ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, पर इन्होंने बोले कि हम एक मतलब इसलिए ये एक बड़े कण की परिकल्पना की जिसका नाम अणु रखे, मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब इन्होंने, जैसे डाल्टन साहब बोले थे ना कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, ये बोले कि ठीक है नहीं तोड़ा जा सकता है, ये एक अलग परिकल्पना की है। परमाणु को छोड़ दिए, कहे कि हम अलग परिकल्पना करते हैं, तो अलग परिकल्पना की, एक बड़े कण अणु की परिकल्पना की, मॉलिक्यूल की, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे, पहले अभी तो सुनिए तो सही कि हाँ एक बड़े कण अणु की परिकल्पना की, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोले कि समान ताप व दाब पर, वही बात फिर से, समान ताप व दाब पर गैसों के, देख रहे हैं ना, गैसों के आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कि अब बर्जीलियस साहब बोल कर गए कि बर्जीलियस साहब अभी क्या बोले थे कि समान
आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, अभी बर्जिल्ला साहब बोले थे। अब यहाँ पर अवोगाद्रो जी बोल रहे हैं कि देखिए ये आयतनों में जो है ना अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब क्या क्या समझ में आ रही है बातें? इसमें समझने वाला क्या बात है, बस बोले हैं। पहली बात कि ये परमाणु की ओर नहीं देखे, ये जो है ना अणु की परिकल्पना की है, ठीक है। क्योंकि ये सोचे अरे परमाणु को तो तोड़ा जा ही नहीं सकता है, तो इन्होंने अणु की परिकल्पना की, मॉलिक्यूल की परिकल्पना की है, ठीक है। और बोले कि अणु को जो है ना वो तोड़ा जा सकता है, जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो अणु है ना, इसको तोड़ा जा सकता है। देखिए डाल्टन साहब बोले थे कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, पर बाद में वो गलत निकला, ठीक है। लेकिन आप पहले बात समझिए कि वो बोले कि अणु को नहीं तोड़ा, सॉरी परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता। डाल्टन साहब क्या बोले? परमाणु को, एटम को नहीं तोड़ा जा सकता है। ये बोले, ये अणु की परिकल्पना किए, ये अणु का कॉन्सेप्ट दिए, अणु की परिकल्पना किए, और अणु की परिकल्पना किए, अणु का कॉन्सेप्ट दिए, और बोले कि अणु को जो है ना तोड़ा जा सकता है। क्या बोले कि समान ताप व दाब पर गैसों के, अभी गैस उठाते हैं, ये जो बोल रहे हैं उसको यहाँ पर देखेंगे, गैसों के समान आयतनों में, तो पहले आयतन निकालेंगे गैसों के, वही उठाते हैं H2 प्लस Cl2, ठीक है। 1 वॉल्यूम इसमें हो जाएगा, क्या यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक। मतलब यहाँ पर 1 जो लिख रहे थे ना वो नहीं लिखेंगे। 1 वॉल्यूम इसका कितना है? 1 वॉल्यूम इसका कितना है? सॉरी 2 वॉल्यूम, ठीक है। अब ये क्या बोले कि सुन रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर कितना निकल कर आया, यहाँ पर एक आयतन है, एक आयतन, 2 आयतन, बोल रहे हैं कि समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। अभी देखिए यहाँ पर आयतन जो है ना 1 आया, तो आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब अगर ये क्या बोलना चाहते हैं वो सुनिए, ये बोलना चाहते हैं कि एक आयतन है ना तो एक अणु होंगे, हाँ एक अणु होंगे, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अरे अभी तो आप देखे थे ना बर्जिले साहब क्या बोले थे कि एक आयतन में, हम मतलब उनका मतलब क्या था कि एक आयतन में एक परमाणु, 2 आयतन में 2 परमाणु। पर ये क्या बोल रहे हैं अवोगाद्रो जी? एक आयतन में एक अणु। अरे ये तो इन्होंने तो अणु की ही तो कंसेप्ट दिए, तो ये तो परमाणु पर क्यों जाएंगे? कह रहे हैं कि हम अणु का, नहीं पहले ही बोल दिया कि हम अणु का परिकल्पना किए हैं, हम परमाणु में ये जाएंगे क्यों? हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि ये जो है ना अणु की परिकल्पना की है। तो ये जो बोले कि एक आयतन में एक अणु, 2 आयतन में 2 अणु। अब यहाँ पर साथ साथ ये भी बोले कि अणु को जो है ना, जो मॉलिक्यूल है इसको तोड़ा जा सकता है, अणु को तोड़ा जा सकता है। देखिए बात सुनिएगा, जब वो डाल्टन साहब क्या बोले कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने जो अणु का जो कॉन्सेप्ट दिया ना, अणु का जो परिकल्पना की, बोले कि अणु को जो है ना तोड़ा जा सकता है। तो तोड़ा जा सकता है तो क्या हम इसको तोड़ दें? मतलब यहाँ तक समझ में आया ना कि ये जैसा बोल रहे हैं कि हाँ कि एक आयतन होंगे तो एक अणु होगा, 2 आयतन होंगे तो 2 अणु होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, ये तो पहले से हमें मालूम था परमाणु का, अभी से पहले जो परमाणु का देख रहे थे तो परमाणु में क्या था कि परमाणु को तोड़ा ही नहीं जा सकता था, तो इसके बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसके बाद तो हो गया इतना ही पर, इसके बाद क्या कुछ कर सकते हैं? मतलब उसके लिए बोल रहे हैं, परमाणु के लिए, क्योंकि उसमें क्या था, डाल्टन साहब पहले ही बोल दिए थे कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है। पर इसमें ये बोल दिए हैं, इसमें ये अणु की परिकल्पना की है और बोल दिए कि अणु को जो है ना तोड़ा जा सकता है। तो तोड़ा जा सकता है तो क्या हम इसको तोड़ दें? हाँ तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं इसको, ठीक है। समझ रहे बात को? ये बोल दिए थे कि अणु को तोड़ा जा सकता है तो हम तोड़ दिए। अब चाहे तो ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे इसके पहले वाले पेज में आपको आप देखे होंगे कि उसमें लिखे थे, देखिए क्या लिखे थे, एक वॉल्यूम एक आयतन में HCl का बनना। यहाँ पर भी आप ऐसा ही लिख सकते हैं, एक आयतन में अणु का बनना, सॉरी एक HCl बनना। समझ रहे हैं ना? ठीक है, नहीं तो अभी उसको भूल जाइए, वैसे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आप यहाँ पर सीधा क्या देखिए, हाँ इन्होंने क्या बोले कि 2 गैसें यहाँ पर ये रिएक्शन करती है तो हमें यहाँ पर 2HCl मिला, और इसका आयतन अगर देखें तो 1 यहाँ पर है, इसका आयतन 1 और इसका आयतन कितना 2। अब ये बोले कि जितना आयतन उतना ही अणु, ठीक है, जितना आयतन उतना अणु, ठीक है। हाँ तो उसके बाद बोले कि अणु को तोड़ा जा सकता है, मॉलिक्यूल को तोड़ा जा सकता है, तोड़ दिए 1/2,
1 का हाफ कर दिए, तोड़ दिए, सबको तोड़ दिए। ठीक है,